हम जानते हैं कि हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई है वही करती है, मगर वैल्यून में जब एयर निकालते हैं तो वो तो क्या एकदम आपने देखा स्टिक हो जाती है। एल्वोलाई तो एल्वोलाई भी स्टिक हो जानी चाहिए, मगर वो नहीं होती। अगर वो जिस दिन स्टिक हो गई उस दिन आपका लंग क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। इसी को तो कोलैप्स करना बोलते हैं, कि लंग आपका कोलैप्स कर गया, यानी अब लंग्स के अंदर है। लेकिन ऐसा एल्वोलाई नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि एल्वोलाई जो ये एल्वोलाई होता है ना, इसके अंदर लगा, उसके अंदर प्रेजेंट होता है सर्फेक्टेंट। क्या प्रेजेंट होता है? सर्फेक्टेंट। इस तरीके से जो एक बाहर की तरफ एक प्रेशर लगा के रखता है कि जब इसके अंदर से पूरी एयर निकले ना फिर भी ये कोलैप्स ना करे, है ना। इस तरीके से फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में लंग्स के अंदर आपने पढ़ा होगा सर्फेक्टेंट का, क्लास 12th में भी पढ़ते हैं हमें सबको, ठीक है ना। तो सर्फेक्टेंट का क्या काम है कि सरफेस एरिया को ये कम करती है, सरफेस एरिया को कम करके रखती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि लंग्स जो आपकी एल्वोलाई है वो कोलैप्स ना कर जाए। इस तरीके से दिख रही है, ये क्या कर रही है, ये देखो फंक्शन दिख रही है ना, एक क्लॉज दिख रही है, ये बाहर की तरफ प्रेशर लगा के रखती हैं। इसमें देखो बहुत अच्छा डायग्राम है ये वाला, ये दिख रही है। ये सर्फेक्टेंट, ये विदाउट सर्फेक्टेंट छोड़ो, ये सर्फेक्टेंट वाला देखो, ठीक है। तो क्या करिए, अंदर से प्रेशर लगाती है कि कोलैप्स ना कर जाए। तो इनका काम क्या है, लेस सरफेस टेंशन। वन वाली में क्या सर, तो क्या हो रहा है यहाँ पर इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करा देती हैं। जब भी लंग्स, जब भी एल्वोलाई के अंदर एयर भरती है निकलती है तो ये प्रेशर करा देती हैं। और जब एयर बाहर निकलती है, जब है ना, तो क्या होता है, इसको कोलैप्स नहीं होने देती। और जब, अब इनमें क्या होगा, जब ब्लड सप्लाई लॉस होगी आगे चल के, इमीडिएट में तो क्या होता है ब्लड सप्लाई लॉस होती है, बाकी वेंटिलेशन। लेकिन आगे चल के क्या होगा, जो मेन सर्फेक्टेंट है, जो मेन एल्वोलाई का पार्ट है, उसकी क्या होने लग जाएगी, ब्लड सप्लाई लॉस होने लग जाती है। और उसकी ब्लड सप्लाई लॉस होने की वजह से जो सर्फेक्टेंट है उसके फंक्शंस लॉस होने लग जाते हैं। और सर्फेक्टेंट का फंक्शन अगर लॉस हो गया तो क्या होगा, रिजल्ट इन एल्वुलर कोलैप्स। जो आपकी एल्वोलाई है वो कोलैप्स करने लगेंगी, और उसी को बोलते हैं एथलेटैक्सिस। ये वर्ड याद, ये वर्ड हमें बहुत सारे ऐसे याद, जैसे इसमें कॉर्परमुलाई पढ़ा भी है ना, ऐसी ये होता है एथलेटैक्सिस। एथलेटैक्सिस का मतलब होता है कोलैप्स होना, पार्शियल और कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लंग, कॉल्ड एज एथलेटैक्सिस, ठीक है। तो ये आपके हो सकते, तो अब समझ आ गई होंगी क्यों एथलेटैक्सिस, ये लंग कोलैप्स में देखने। या फिर आपको फिर आगे चल के आपको एट्रियल हाइपोक्सिया भी मिलता है। एट्रियल हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि आपकी जो आगे चल के जो आपकी नॉर्मल आर्टरी है उनमें भी ऑक्सीजन की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आगे चलकर वेन्स और आर्टरीज का एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आती है। जब इतनी ज्यादा वेन्स के अंदर प्रॉब्लम होनी चली जा रही है, यानी लंग्स के अंदर की जो वेन्स उनमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो उसकी वजह से जो आर्टरीज हैं वो भी अफेक्ट होने लग जाती है लंग्स के अंदर, तो उनके अंदर भी ऑक्सीजन की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। तो आगे चल के पेशेंट में क्या होगा, पेशेंट के जो लंग्स है वो काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, हीमोडायनेमिक मतलब जब ये ब्लड नहीं मिलेगा, प्रॉपर नहीं पहुंचेगा, तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। हम समझ चुके हैं, मैंने बहुत अच्छे से अभी समझा दिया क्यों पल्मोनरी हाइपरटेंशन होनी है। राइट वेंट्रिकुलर क्यों फेलियर होना है, क्योंकि सबसे पहले फेल होता है राइट वेंट्रिकल। हम ये भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले फेल होगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, फिर राइट एट्रियम। और अगर राइट वेंट्रिकल का राइट एट्रियम फेल हो गया तब इसको बोलते हैं कि राइट साइड का कंप्लीट हार्ट फेलियर हो गया। क्योंकि स्टार्टिंग में, क्योंकि ये बोल रहा है एक्यूट में क्या फेल होगा, पहले वेंट्रिकल फिर एट्रियम भी फेल हो गया, पहले वेंट्रिकल फिर एट्रियम। क्यों? क्योंकि बैक फ्लो ब्लड होगा ना, तो पहले क्या होगा, इसके थ्रू पहले वेंट्रिकल्स में भरने लग जाएगा, तो पहले वेंट्रिकल फेल करेंगे, फिर एट्रियम में भरने लग जाएगा तो फिर एट्रियम भी फेल कर जाएगा। तो लेट कॉन्सिक्वेंसेस में हम लिखेंगे कंप्लीट हार्ट फेलियर, मगर अर्ली में लिखेंगे वेंट्रिकल का फेलियर, ना कि पूरा राइट साइड का हार्ट फेलियर, ठीक है। तो एक्यूट में पहले एक्यूट पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, क्रॉनिक में क्रॉनिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, एक्यूट में एक्यूट कंडीशन में एक्यूट का राइट वेंट्रिकल फेलियर होगा, मगर आगे चल के कौन सा फेलियर होगा, राइट क्रॉनिक हार्ट फेलियर, पूरा आर्टरी और वेंट्रिकल, ठीक है। और क्या होंगे, पल्मोनरी इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। वो तो हमने जाने क्योंकि नेक्रोसिस पढ़ के आए थे। तो इन्फेक्शन मतलब ऑक्सीजन की कमी होना, और इन्फेक्शन फिर आगे चल के वही नेक्रोसिस, उसमें से हमने पढ़ा था उसके सिर्फ चांसेस कितने होते हैं, 10%, ठीक है। हर 10 में से सिर्फ एक लोगों को चांस होते हैं कि उनकी नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाए, है ना। और फिर शॉक भी लग जाता है। शॉक इन मैसिव एम्बोलिज्म मतलब कोई इतना बड़ा एम्बोलिज्म, ये शॉक इन मैसिव एम्बोलिज्म का मतलब होता है वही जो हम पॉइंट पढ़ के आए थे। कोई अगर बड़े, जो एक्यूट में से पढ़ा था कि कोई क्लॉट इतने बड़ा साइज का हो जो पूरी पल्मोनरी आर्टरी को से ब्लड को रोक दे, तो उससे शॉक, शॉक मत बोल के आना, और अच्छा बोलोगे तो हाइप क्या बोल के आ सकते हो, कार्डियोजेनिक शॉक या पल्मोनरी शॉक। मेन होता है पल्मोनरी शॉक लग जाता है,
कि आपका जो लंग्स है वो काम करना बंद कर देता है, फेल हो जाता है और आपकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो पल्मोनरी शॉक लग जाता है ड्यू टू मैसिव एम्बोलिज्म, ये आपको हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उनको हम देख एक करके नीचे भी पढ़ते चलते हैं। ठीक है, लेट कॉन्सिक्वेंसेज में वही, किसी का बार बार अगर साइलेंट स्मॉल पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है तो क्या क्या हो सकता है, जो हमने मेन पढ़ा था अभी, किसी का हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा था जिसको बार बार हो रहे, तो उसमें क्या हो रहा था, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा था, राइट क्रोनिक हार्ट फेलियर, ये सब हो रहा था, इसको हम डीप में भी पढ़ चुके हैं। कॉजेज और रिस्क फैक्टर क्या होंगे, क्या क्या भैया प्रॉब्लम किस वजह से, हम जानते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं, अभी पूरा पढ़ के आ चुके हैं कि डीबीटी, इसको बहुत डीप में पढ़ा कि डीबीटी से वहां से क्लॉट टूट के आता है, कॉस्ट तो अभी पढ़ के आए ना, क्या कॉस्ट था कि जो हमारी काफ कहीं की भी वेन हो वहां से ये टूट के आएगा, फिर आएगा हमारे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और हमारे लंग्स को अफेक्ट कर देगा। तो वही लिखा है कि पीयू यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम डिसलॉजमेंट ऑफ वीनस थ्रोम्बाई क्योंकि जो थ्रोम्बस जिस जगह पर क्लॉट प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं थ्रोम्बस, अगर वो वहां से डिसलॉजमेंट हो जाए, अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाए, तो फिर उसे बोलते थे एम्बुलेंस। ठीक है, ऑफ द डीप वेन ऑफ लोअर लेव या पेल्विक, कहीं की भी जहां पर है, तो वो हमारा था ही और बाकी जो रिस्क फैक्टर है वो तो सेम डीबीटी वाले होंगे, जो डीबीटी में के वो रिस्क फैक्टर थे वो इसके होंगे। देखो ये तो क्या है कि पीयू की पी क्यों बन सकता है कि जो डीबीटी का है, जो डीबीटी है वो पी में कन्वर्ट हो सकते हैं, बाकी रिस्क फैक्टर सारे वो लिख दो कि डीबीटी क्यों बन सकता है। तो डीबीटी के हम सारे के सारे रिस्क फैक्टर जो हमने पैथोजेनेसिस पढ़ी थी है ना, एज हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, तो वो सारे लिख के आना। एज एक किस है ना, कौन कौन से पढ़े थे, बायोकेमिकल पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी को हाइपरकोगुबल स्टेट हो जाए, जैसे एंटी थ्रोम्बिन की डिफिशियंसी, प्रोटीन सी है ना, ओबेसिटी, एडवांस एज, प्रोलॉन्ग बेड पर हो है ना, पोस्टपार्टम पीरियड हो है ना, या फिर ब्लड कैंसर हो जाए, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो, लोअर लिम्ब का फ्रैक्चर हो गया, तो ये सब क्या किसके रिस्क फैक्टर थे, डीबीटी के। सीधी सी बात है, जब तक डीबीटी बनेगी नहीं तो तब तक पी बनेगी कैसे। तो पी के कॉम्प्लिकेशन में डीबीटी के कॉम्प्लिकेशन भी तो लिख के ही आओगे ना, क्योंकि एंड ऑफ द डे बनानी तो पहले डीबीटी ही पड़ेगी ना, तब पी ही बनेगी। ठीक है, तो बाकी जो रेस्ट रिस्क फैक्टर है वो आप पूरे किसके लेके आओगे, डीबीटी के, क्योंकि पहले तो डीबीटी बनानी पड़ेगी तब पी बना पाओगे। क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखेंगे, क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लंग्स खराब हो रहा है तो सारे लंग्स के सिम्टम देखेंगे। सडन ऑनसेट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड ब्रीथलेसनेस, लंग प्रॉपर काम नहीं कर रहे तो क्या नहीं होगा पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा, लंग्स का काम क्या है, ब्रीथिंग कराना, तो पेशेंट को ब्रीथलेसनेस होने लग जाएगी, लंग काम, सिंकोप्स आने लग जाएंगे, सिंकोप्स का होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्यों क्यों आएगी, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। सर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी क्यों होगी, क्योंकि पूरा ब्लड रिटर्न कर रहा है, पूरा ब्लड रिटर्न होगा तो बॉडी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाने लग जाएगा, बताया था डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा, पूरी बॉडी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा, तो क्या हो रही थी, साइनोसिस हो रही थी, ब्लू पड़ रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की कमी तो हो रही थी, तो जब भी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमें सिंकोप आता है, सिंकोप का मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होने लग जाते हैं। तो ठीक है, ये सारे सिम्टम आएंगे। हिमोप्टेसिस का मतलब क्या होता है, ब्लड इन स्प्यूटम, क्योंकि हमारे लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं तो स्प्यूटम में भी ब्लड देखने को मिल जाता है। ठीक है, और क्या होगा, रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इस्चीमिया, मतलब जो हमारे राइट वेंट्रिकल है वो भी क्या हो रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था, उसकी वजह से रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट का मतलब सिंपल सा होता है, एक लाइन में बोलूं, एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब चेस्ट पेन ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू दी हर्ट। हमारा हर्ट में क्या होगा, हर्ट को भी प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, हर्ट में ब्लड ब्लड भरता जाएगा, ब्लड भरता जाएगा तो क्या होगा, हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। अच्छा ये इसमें अब ये दिमाग आ रहा होगा ना कि सर हार्ट में इतना ब्लड भर रहा है तो इस्चीमिया क्यों हो रही है, इस्चीमिया का मतलब है कि जो राइट वेंट्रिकल्स को अलग से जो ब्लड सप्लाई होती है, क्योंकि तभी तो वो काम करेगा, काम कब करता है, ये तो जो उसके अंदर, ये तो उसके अंदर जो ब्लड भरा हुआ है, कभी राइट वेंट्रिकल वो उसी ब्लड को थोड़ा ना लेता है अपने उसी एक्टिविटी के लिए। पढ़ चुके ना इस्चेमिक हार्ट डिसीज, इस्चेमिक हार्ट डिसीज में क्या पढ़ के आए थे कि कोरोनरी आर्टरी अलग से होती है जो पूरे लंग्स को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करती है कि जिससे वो अपना काम कर पाए, और जो लंग्स के जो हार्ट के अंदर विद इन जो ब्लड होता है उसको थोड़ा ना वो अपने फंक्शन के लिए लेता है, वो तो एज अ स्टोरेज रख रहा है, उसको पंप करना है उसे, लेकिन पंप करने के लिए भी तो उसे ब्लड चाहिए, मतलब ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ब्लड कौन देता था, कोरोनरी आर्टरी, और यही कोरोनरी आर्टरी में हमारे क्या हो रहा था, प्लेग वगैरह बनते थे जिससे हमें हार्ट अटैक आता था, हम पढ़ चुके हैं पूरा हार्ट अटैक आता था। तो वही चीज होती है, जब इसके अंदर इतना ज्यादा फ्लूइड भरने लग जाता है तो हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, अब हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा तो उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, मगर इतनी ऑक्सीजन अपने पास नॉर्मली हार्ट को अगर नहीं मिल पाई तो क्या हो जाने लग जाएगा, उसको हार्ट फेलियर जैसे सिम्टम्स आएंगे जो इस्चेमिक हार्ट डिसीज में आते थे, चेस्ट पेन उसे होने लग जाएगा, यानी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। फ्लूइड ज्यादा बढ़ेगा तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, अब ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन मांगेगा, ज्यादा ऑक्सीजन मांगेगा और आप ज्यादा ऑक्सीजन नहीं दे पाए तो उसे हार्ट अटैक आने के पूरे चांसेस हैं।
और हाँ, जब भी हार्ट अटैक आता है तो हमें होता है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस की डेफिनेशन है लैक ऑफ वो चेस्ट पेन ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, उसी को बोलते हैं रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट। रेट्रो का मतलब होता है स्टर्नम के पीछे। स्टर्नम के पीछे अगर किसी को पेन हुए तो उसे बोलते हैं रेट्रोस्टर्नल। और स्टर्नम के पीछे होता क्या है? हार्ट। ठीक है, तो वो होगा। या किसी को प्लूराइटिक चेस्ट पेन भी होगा। इसमें स्पेशल वर्ड क्या? क्योंकि लंग्स भी अफेक्ट हो रहा है। अगर लंग्स की वजह से भी चेस्ट पेन हो तो इन दोनों में ये अंतर रखना कि चेस्ट पेन आपको हार्ट की वजह से भी हो सकता है। अगर हार्ट की वजह से चेस्ट पेन होगा फिर उसे एंजाइना पेक्टोरिस कहेंगे। लंग्स की वजह से चेस्ट पेन होगा तो उसे एंजाइना पेक्टोरिस नहीं कहेंगे। मैं 1000 बार बता चुका हूं कि चेस्ट पेन ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई तभी उसे एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, वरना लोग हर चेस्ट पेन का एंजाइना पेक्टोरिस कहने लग जाते हैं। हर चेस्ट पेन को एंजाइना पेक्टोरिस कभी नहीं कहते। लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको क्या चेस्ट पेन आने लग जाएंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है? सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकियारिथमिया। क्यों? क्योंकि भैया ब्लड ब्लड भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, तो वेंट्रिकल्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा, यानी ज्यादा काम करने का पड़ेगा, यानी उसे ब्लड को ज्यादा पंप करना पड़ेगा। यही तो हो रहा है तब से, यही तो इसी वजह से हार्ट अटैक आ क्यों रहा था? इसी वजह से, क्योंकि उसे ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा। ज्यादा ब्लड पंप करेगा यानी जो हमारी हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से सुप्रा वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर को ज्यादा काम करने की वजह से टैकियारिथमिया, यानी जो हमारी हार्ट रेट है वो बढ़ने लग जाती है बहुत ज्यादा। और हार्ट रेट बढ़ेगी, ज्यादा पंप काम करेगा तो उसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ज्यादा ऑक्सीजन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो इस्चीमिया हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा। देख रहे हो, एक इसीलिए प्रॉब्लम हो लंग्स में रही थी, मर हार्ट रहा है। इसलिए मैंने कहा कि एक में होगी तो दूसरा मरता है। लंग्स में प्रॉब्लम होती है तो हार्ट मरता है, हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो लंग्स मरता है। क्यों? क्योंकि भैया आपस में इनके रिलेशन है। इसीलिए आपने कोविड में खूब पढ़ा हुआ। कोविड में कितने सारा हो रहे थे कि अफेक्ट तो लंग्स हो रहे थे और बोले डेथ किससे हो गई? हार्ट अटैक पड़ गया। इसलिए बहुत तो हार्ट अटैक आते हो तो सबसे पहले सांस नहीं ले पाते। इन दोनों का बहुत बहुत खतरनाक रिलेशन है, एक दूसरे से बिल्कुल अटैच होके बैठे हैं। एक होगा क्यों? क्योंकि ड्यूटी में पूरा रिलेशन पड़ चुके हैं। सडन ऑनसेट है ना, हार्ट फेलियर भी हो सकता है। क्यों हार्ट फेलियर? क्यों? क्योंकि हार्ट का एक ही काम है ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा तो फेलियर भी हो सकता है। यानी दोनों काम होगा, यहाँ हार्ट अटैक भी हो सकता है, आ सकता है, और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, दोनों। फेलियर क्यों होगा? क्योंकि हार्ट का एक ही काम है ब्लड को पंप करना, अगर ब्लड को पंप नहीं कर पाए तो फेल हो गया। और अटैक क्यों? क्योंकि भैया अगर ब्लड ज्यादा पंप कर रहा है और सपोज करो हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल गई तो वो फेलियर की वजह से, और नहीं मिली तो अटैक आ गया। क्योंकि हार्ट को ऑक्सीजन कौन दी थी? कोरोनरी आर्टरी। वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसको ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिली। सपोज हार्ट तो अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, ब्लड पंप कर रहा है, हार्ट फेलियर नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, ब्लड कर रहा, हम लगे रहेंगे जी, हम लगे रहेंगे। लेकिन क्या है दिक्कत? क्या है कि भैया वो ऑक्सीजन, बॉडी बोल रही कोरोनरी आर्टरी हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, मत करो। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? हार्ट काम नहीं कर पाएगा तो अटैक आ जाएगा। और दूसरा केस हो सकता है कि ऑक्सीजन दे रहा है, हम लो अब बॉडी बोलेगी ले लो ऑक्सीजन भैया काम करो, लेकिन हार्ट बोलेगा हमें ताकत नहीं बची, हम ही ब्लड पंप नहीं कर पाएंगे, आप हमें कितने भी ऑक्सीजन दो, तो हार्ट फेलियर हो सकता है। तो दोनों को बन गए कि नहीं बन गए? इसलिए दोनों में बार बार डिफरेंस बताता रहता हूँ। लोग कंफ्यूज ही रहते हैं अटैक और फेलियर में क्या डिफरेंस क्या। हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाए तो फेलियर, और अगर हार्ट को ऑक्सीजन ना मिला तो हार्ट अटैक। सडन डिटोरिएशन इन दी पेशेंट विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव। बहुत सारे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब इतनी ज्यादा लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है कि लंग्स के अंदर जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज होते हैं वो भी बनने लग जाते हैं। जैसे कौन कौन से? ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक है ना, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोटेसिस, अस्थमा, और ये सारी ऐसी बहुत सारी चीजें है ना, एम्फाइजिमा, ये सारी चीजें बनने लग जाती है। इन चारों डिसीजेस को हम बहुत डीप में पढ़ेंगे, चारों को। एम्फाइजिमा भी पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रोंकाइटिस भी पढ़ेंगे, ब्रोंकियोटेसिस भी पढ़ेंगे, और अस्थमा भी पढ़ेंगे। इन चारों को हमको सीओपीडी को बहुत अच्छे से डीप में पढ़ने वाले हैं। और क्या क्या फिजिकल फाइंडिंग्स मिल सकती हैं? बिल्कुल, और कुछ बेसिक फिजिकल फाइंडिंग, जैसे फीवर आ सकता है लो ग्रेड का, ये तो बेसिक है, लो ग्रेड का फीवर। सेंट्रल साइनोसिस क्यों? अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरी बॉडी में सेंट्रल साइनोसिस का मतलब होता है पूरी बॉडी ब्लू पड़ने लग जाएगी। और ब्लू क्यों पड़ेगी? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अब ऑक्सीजन की कमी है तो मुझे बताने की जरूरत क्यों? क्योंकि हमने बात ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही? कि पूरा का पूरा जो ब्लड, डिऑक्सीजन ब्लड है जो लंग्स में जाना चाहिए था वो लौट के पूरी बॉडी में ही जाने लग गया। अब पूरी बॉडी में डिऑक्सीजन ब्लड जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो सेंट्रल साइनोसिस दिखेगी इन मैसिव पल्मोनरी इन्फार्क्शन, है ना, जब बहुत जो पूरा ब्लड वापस जाने लग जाएगा। ठीक है। इन केस अगर जो आपके लंग्स हैं उनमें भी इंफेक्शन होना स्टार्ट हो गया तो जो लंग्स के ऊपर की आउटर लेयर होती है, लंग्स, ये आपके लंग्स है, लंग्स के ऊपर की आउटर लेयर कौन सी होती है? जैसे हार्ट के ऊपर की आउटर लेयर थी ना पेरिकार्डियम, जो हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? इन्फेक्टिव रोमेटिक फीवर। रोमेटिक फीवर में हमने पढ़ा था कि हार्ट के ऊपर की जो लेयर होती है पेरिकार्डियम, वो क्या होता है? डिग्रेड करने लग जाती है। तो उसमें क्या होता था? उसमें भी फ्रिक्शन रब होता था, पेन होता था। सेम उसी तरीके से लंग्स में होता है। लंग्स के ऊपर एक लेयर होती है, लंग्स के ऊपर लेयर होती है प्लूरा की,
तो क्या होगा, तो इसमें भी प्लूरल फ्रिक्शन रब और फ्लूइड भरना स्टार्ट हो जाता है, प्लूरल फ्यूजन होने लग जाता है। जब लंग्स में क्या होने लग जाए, इन्फॉक्शन होने लग जाए, यानी लंग्स काम करना बंद कर जाए तब। तो इसी की वजह से आपको क्या प्लूरल फ्रिक्शन रब और फ्यूजन हो सकते हैं। टैकीकार्डिया हम बता चुके हैं, टैकीकार्डिया क्यों हो रहा है, हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है, बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड भरे जा रहा है और वो ज्यादा मेहनत करेगा ब्लड को पंप करने के लिए, तो हार्ट बीट बढ़ेगी, और इसी की वजह से आपको हार्ट फेलियर भी हो सकता है और अटैक भी। ब्लड पंप नहीं कर पाया तो फेलियर, और ब्लड पंप कर लिया और ऑक्सीजन नहीं मिली तो अटैक। अब रेज जुगुलर वेनस प्रेशर में बता चुका हूं, मैंने बताया था जुगुलर वेनस, क्योंकि लोग याद कर लेते हैं कि जो आपका जुगुलर वेन है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, मगर क्यों, अभी बताया कि सारा ब्लड अगर जब भरेगा राइट एट्रियम में तो वो आगे चल के सुपीरियर वेना कावा में भी जाएगा, और सुपीरियर वेना कावा से अटैच होती है कौन सी वेन, ये सुपीरियर वेना कावा, इससे अटैच होती है जुगुलर वेन। और जुगुलर वेन का काम क्या होता है, हेड से नेक से सबसे डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आके राइट एट्रियम में डालना, मगर अब क्या हो रहा है, बैक फ्लो हो रहा है, बैक फ्लो होगा तो वो सब ब्लड सुपीरियर वेना कावा से जुगुलर वेन में भी जाने लग जाएगा, और ब्लड यहाँ भर जाएगा तो यहाँ का भी प्रेशर क्या हो, इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए जुगुलर वेन प्रेशर का भी रेज होता है। और जुगुलर वेन आपकी नेक के पास होती है, तो वहां पर लोग ऐसा फील करके देखते हैं कि यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है, ये बहुत एडवांस कंडीशन में होगा। लेफ्ट पैरास्टर्नल लिफ्ट क्यों हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिया लोग याद, फिर याद कर लो, याद करने की बिल्कुल नहीं होती, दिमाग लगाओ। क्यों होगा, हार्ट आपके कहाँ होता है, सेंटर में, स्टर्नम के सेंटर में होता है हार्ट, यहाँ होता है, तो क्या होगा, ये आपका सपोज राइट पार्ट है हार्ट का, ये लेफ्ट है, जब भी राइट पार्ट के अंदर इतना फ्लूइड भरता जा रहा है, फ्लूइड बढ़ेगा तो हार्ट का साइज क्या होने लग जाएगा, थोड़ा सा बड़ा होने लग जाएगा। अब जगह है क्या, आपका जो पैरास्टर्नम, जो आपका रीजन है, पैरास्टेनियम रीजन है, जो आपका मीडिया स्टर्नम रीजन है, कौन सा हार्ट कहाँ प्लेस होता है, मीडिया स्टर्नम में। अब मीडिया स्टर्नम का रीजन तो ऐसा थोड़ा है कि हार्ट के बड़े होने के लिए वहां अलग से जगह बनाई, कोई जगह नहीं है, तो क्या होगा, जब राइट साइड का हार्ट हाइपरट्रॉफी करने लग जाएगा, ड्यू टू क्यों, दो रीजन, एक तो फ्लूइड भरने लग गया, प्लस जब वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करेगा, और ज्यादा ब्लड को पंप करेगा तो सेल्स के साइज बड़े होने लग जाते हैं, जब सेल्स के साइज बड़े होंगे तो राइट साइड का हार्ट है वो हाइपरट्रॉफी करने लग जाएगा, बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो जगह तो यहाँ है नहीं, तो क्या करेगा, जो उसके ऊपर स्टर्नम है उसको क्या मारेगा, धक्का मारेगा, कोलाइट करेगा, क्या बोलेगा कि भैया किसको, यहाँ लेफ्ट में जाओ, स्टर्नम से बोलेगा कि लेफ्ट में होते चलो, लेफ्ट में जाओ, जो अभी सीधा स्टर्नम है उसको बोलेगा थोड़ा सा ऐसा हो, टिल्ट हो, लेफ्ट की साइड जाओ, क्यों, क्योंकि राइट हार्ट बोलेगा हमारे पास जगह नहीं है, हमें जगह चाहिए, तो अब थोड़ा सा तुम शिफ्ट हो, तो जो अपनी पैरास्टर्नल वो लेफ्ट की साइड थोड़ी सी लिफ्ट होने लग जाती है, लिफ्ट पैरास्टर्नल लिफ्ट, शिफ्ट, इसको शिफ्ट बोल दो, ठीक है, लेफ्ट पैरास्टर्नल शिफ्ट होने लग जाती है, याद नहीं करना, समझना है, ठीक है, क्योंकि राइट हार्ट बड़ा होने लग गया, क्यों बड़ा होने लग गया, बड़ा नहीं होने लग गया, हाइपरट्रॉफी होने लगी, क्यों, क्योंकि फ्लूइड उसको ओवर काम करना पड़ रहा है, तो काम करने के जो सेल्स हैं वो ज्यादा काम करने की वजह से अब क्या, उनकी सेल्स बड़े होने लगे हैं, और प्लस फ्लूइड की वजह से। और हम जानते हैं हमारे नॉर्मली जो हमें क्या एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनने को मिलेंगे, थर्ड फोर्थ हार्ट साउंड हमें सुनने को मिलेंगे जनरल नॉर्मली, क्यों, क्योंकि हमने बात कर चुके कि जब भी फर्स्ट और सेकंड हमें नॉर्मली सुनने को मिलते हैं, लब थर्ड फोर्थ हमें कब सुनने को मिलते हैं, जब एबनॉर्मली हार्ट में ब्लड रश होने लग जाए, बैक फ्लो होने लग जाता है तब, तो यहाँ पर बैक फ्लो हो रहा है, और कहाँ हो रहा है, राइट वेंट्रिकल्स में ही तो हो रहा है बैक फ्लो, तो उसकी वजह से आपको एबनॉर्मली थर्ड हार्ट साउंड सुनने को मिलेगा। और बाकी जो सब कुछ हम डीबीटी में सिम्टम्स देख के आए हैं, नाइट पेन, उसको काफ में जो आपने पढ़ के थे नॉक्टर्नल पेन पढ़ा था, और भी सारे, तो वो सारे सिम्टम्स भी, क्योंकि वो ही फिर बार बार मुझे बताने की जरूरत, डीबीटी नहीं है तो तब तक तो पीई बनेगा नहीं, तो डीबीटी के सारे लिखे ना, जैसे जो काफ में पेन होगा, टेंडरनेस आएगी, वेनस क्लॉडिकेशन, स्किन पिगमेंटेशन, नॉक्टर्नल क्रैम्पिंग, डर्माइटिस, अल्सरेशन, लाइफ लॉन्ग लिम्फ पेन, सब डीबीटी के लिखे आना, वो भी सब सही है, पहले पीई के लिखो ऊपर क्योंकि टॉपिक पीई है, फिर उसके बाद आप नीचे डीबीटी के भी लिख सकते हो, वो सब भी सही है। अब ऐसे ही पढ़ेंगे वेल्स स्कोरिंग, सेम वेल्स स्कोरिंग हम कहां भी पढ़ के आए हैं, डीबीटी में भी, वेल्स से साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसी उन्होंने एक स्कोरिंग करके हमको डीबीटी में भी स्कोरिंग दी थी, कैसे स्कोरिंग दी थी, ये स्कोरिंग दी थी डीबीटी में, दी थी, उन्होंने क्या बोला था, इसमें उन्होंने 10 पॉइंट्स बताई थी, ठीक है ना, और उन सबको बाकी स्टार्टिंग के 9 पॉइंट उधर मैं डीबीटी में अच्छे से समझा चुका हूँ, यहाँ समझाऊंगा नहीं, स्टार्टिंग के 9 पॉइंट को +1 दिए थे, आखिरी को -2, उन्होंने ऐड करने को बोला था 0 से कम है, 0 है तो लो चांस है डीबीटी होने के, और 1 और 2 के बीच में तो मॉडरेट है, और 3 से ज्यादा है तो हाई चांस है, इसको मैं डीप वहां समझा चुका हूँ, यहाँ समझाऊंगा नहीं। यहाँ सेम इसी तरीके से उन्होंने पीई में भी दी, उन्होंने बोला पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी देते हैं, वहां पर उन्होंने 10 पॉइंट दिए, यहाँ पर उन्होंने दिए 7, ये याद रखना है, अपने हिसाब से बना लो कैसे याद करना है, यहाँ पर उन्होंने दिए 7 पॉइंट्स।
ठीक है, यहाँ पर उन्होंने दिए 7। ठीक है, कैसे दिए, उन्होंने बोला कि अगर डीबीटी के सिम्टम्स हैं तो 3, उससे दो आप 3। अब इनको है ना, अगर और डीबीटी के सिम्टम्स नहीं है लेकिन और भी जैसे बहुत सारे डायग्नोसिस थे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म मोस्ट लाइकली डायग्नोस, जैसे क्या, किसी को सेंट्रल, जिसके सिम्टम्स है, जैसे किसी को सेंट्रल साइनोसिस दिख रही है ना, उसकी बॉडी ब्लू पड़ रही है, या फिर उसको चेस्ट पेन हो रहा है, तो जो पीई के सिम्टम्स पढ़ के आए हो, जो मोस्ट लाइकली डायग्नोस थे, वो सब मिल रहे हैं, तो उसको भी दो आप 3। ठीक है, समझते चलना, सिम्टम्स ऑफ डीबीटी में यहाँ पर डीबीटी के सिम्टम्स देखने हैं, ना कि पीई के। तो पहले डीबीटी के सिम्टम्स देखो, डीबीटी के सिम्टम्स है, डीबीटी के सिम्टम्स पढ़ चुके हैं, नाइट पेन है ना, वही सब, नाइट पेन होना है ना, उसको काफ मसल में पेन होना, सारे डीबीटी के सिम्टम्स जो हम डीबीटी के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अगर वो मिल रहा है तो उसे 3 दो। फिर अभी जो पी के सिम्टम्स पढ़े, अगर वो भी मिल रहे हैं तो उसे भी 3 दो। हार्ट रेट अगर आपकी 100 से ज्यादा पर मिनट है 1.5, और हार्ट रेट पीई में क्यों ज्यादा होती है भी बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। ठीक है, या फिर पेशेंट 4 वीक से ज्यादा लेटा हुआ यानी बेड रिडन है 4 वीक से ज्यादा, ये वाला पॉइंट तो उसमें भी था। ठीक है, तो 1.5 दो, या उसे पहले कभी पी या डीबीटी हो चुकी है तो उसे 1.5 दो। हीमोप्टासिस ब्लड इन स्प्यूटम, हमने बाद में बात करा भी था कि ब्लड स्प्यूटम में क्यों आ रहा है, क्योंकि लंग्स आपके डैमेज हो रहे हैं, ब्लड ना मिले तो उसे 1 दो। और मैलिग्नेंसी कैंसर, अगर उसे कैंसर है तो उसे 1 दो। अब इन्होंने बोला कि ये सब चेक करो, अब आप इनको मेंशंस करो, अब इसका लगाओ टोटल, अगर किसी को 3 है तो 3 दो, मतलब अगर 2 से ज्यादा आ रहे हैं तो उनको टोटल करो। उन्होंने बोला कि अगर 2 या 2 से कम आ रहा है, टोटल 2 या 2 से कम, तो फिर लो चांसेस है कि ये हो, और 2 से 6 के बीच में आ रहा है, 2 to 6 के बीच में आ रहा है, तो चांसेस है कि इंटरमीडिएट यानी मॉडरेट, जैसे उसमें था सेम ऐसे ही इसमें भी है। वही ऐसे ही 3 फिनोमिना, उसमें उसमें 10 थे, इसमें 7 है। इसमें डीबीटी में ना, उसमें उसमें उनकी अलग स्कोरिंग करी थी, मगर उसकी भी स्कोरिंग 3 हेडिंग में करी थी, इसकी भी 3 हेडिंग में, क्योंकि दिए वेल्स नहीं है ना। और अगर 6 है, 6 और 6 से ज्यादा है तो हाई चांसेस है। मगर जैसे कि मैंने उसमें भी कहा था डीबीटी में, ये टू रूल आउट होता है, 100% नहीं बोल सकते। पहले आप इससे पता कर लेते हो अच्छा इतने % चांस है, फिर आप फर्दर टेस्ट के लिए बोलते हो, है ना। तो वैसे स्कोरिंग उन्होंने इसलिए दी थी कि उन्होंने प्रोबेबिलिटी बताने की बात करी, ना कि ये बताने के लिए कि 100% है कि नहीं। तो याद रखना कि वेल्स स्कोरिंग चाहे डीबीटी हो, उसमें कभी ये नहीं बताती कि आपको है कि नहीं, वो हमेशा ये बताती है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितने % है। ठीक है, डायग्नोस कैसे करोगे, मोस्ट कॉमन टेस्ट वो तो हम कराते ही हैं, सबसे पहले सीबीसी करा लो, आपको ईएसआर बड़े मिल सकते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड डब्ल्यूबीसी बराबर, लेकिन ये मेजर टेस्ट नहीं है। मेजर टेस्ट पढ़ो, मेजर टेस्ट में क्या, ईसीजी कराओ। ईसीजी से क्या दिखेगा, राइट हार्ट पे लोड पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, तो वो किस में दिखेगा, ईसीजी में ही तो दिखेगा। तो आपका जो राइट हार्ट में लोड पड़ रहा है वो आपको ईसीजी में मिलेगा, ईसीजी में आपको सब नजर मिलेगा कि आपके राइट वेंट्रिकल्स में क्या क्या आपको कमी आ रही है। तो पूरा ईसीजी में क्या दिखेगा, मेशो टैकिकार्डिया, जो आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है वो आपको बताएगा, प्लस पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो आपको हो रही है, राइट वेंट्रिकल्स क्यों इलाजमेंट हो रहा है वो भी बताएगा, क्यों हो रहा है वो हम बात सबकी बात कर चुके हैं। तो ईसीजी में ये दिखेगा। प्लस हम चेस्ट की मैंने एक्सरे करा के देखते हैं, एक्सरे में देखते हैं कि चेस्ट में भी तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, तो चेस्ट का सीटी स्कैन लिखो, चेस्ट का एक्सरे लिखो। इसमें डीवीटी वाले भी जो डायग्नोस थे वो सब भी लिखो, लेकिन वो नीचे पहले पढ़ो, पहले लिखोगे पीई के, तो पीई के लिए पहले ईसीजी लिखो, इको लिखो, चेस्ट का एक्सरे लिखो, क्योंकि चेस्ट का एक्सरे में नजर आएगा प्रॉपर आपके लंग्स पे क्या हो रहा है, चेस्ट का सीटी स्कैन लिखो, है ना, ये सारी बात है। आर्टेरियल ब्लड गैस क्यों लिखोगे, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी कि नहीं हो रही थी, ऑक्सीजन ब्लड जा रहा था, तो आर्टेरियल ब्लड गैस में यही तो पता चलता है, हमें क्या पता चलता है कि आपके बॉडी में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, PO2 कितना है, PCO2 कितना है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है, ब्लड एल्कलाइन है कि एसिडिक है, पीएच है, तो ये सब आर्टेरियल ब्लड गैस से पता चलता है। तो हमारी बॉडी में हमें क्या नजर देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन की कमी है। तो जब आप एबीजी कराओगे तो आपको ऑक्सीजन की कमी नजर आएगी, तब आप बोलोगे अच्छा हाँ सर किसको है। ठीक है, अब ये जो बाकी और चेंजेस हैं, ये डी डायमर, ये सब किसी, और फिर बाकी सारे वो टेस्ट लिख के आओ जो डीबीटी की है, बाकी चेस्ट एक्सरे, चेस्ट का सीटी स्कैन, ईगो, ये सब भी लिखो। ठीक है, फिर आप ये डी डायमर टेस्ट हम सब बात कर चुके थे पहले भी कि डी डायमर एक प्रोटीन होती है, जबकि आपकी बॉडी में क्लॉट बनता है तो डी डायमर आपकी रिलीज होती है। हमने बोला था कि अगर ये 500 एनजी, एमजी नहीं एनजी, नैनोग्राम, 500 एनजी पर एमएल से ज्यादा बढ़ जाती है तो हम बोलते हैं कि बॉडी में क्लॉट बहुत ज्यादा बन रहे हैं। बाकी हमने डॉपलर बोला था डीबीटी के लिए, बोला था कि हमने बोला था कि डीबीटी के लिए डॉपलर टेस्ट कराएंगे, जो स्पेशली टेस्ट था वेनस डॉपलर अल्ट्रासाउंड। ठीक है, वो जो वहां पढ़ के आए वो सब यहाँ लिखो, वो भी सब लिखने हैं, अल्ट्रासाउंड। ठीक है,
वेनस डॉपलर अल्ट्रासाउंड, स्पाइलर है देखो, सीटी पल्मोनरी है। अच्छा अब एक बात यहाँ पर फिर मैं कंफ्यूजन, अब आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ एंजियोग्राफी क्यों करा रहे हो, क्योंकि पढ़ तो वेन्स का रहे हैं, है ना, तो यहाँ एंजियोग्राफी क्यों आर्टरी के अंदर क्यों कर रहे हैं, हमने बात करी ना, यहाँ पर एंजियोग्राफी पल्मोनरी आर्टरी के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है। फिर वही बात बोल रहा हूँ कि कभी कंफ्यूज मत होना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आर्टरी का क्यों लिखते हैं, एंजियोग्राफी तो आर्टरी के लिए होती है, वेनोग्राफी तो कराएंगे, अभी पढ़ के ना डॉपलर आर्टरी वेनोग्राफी, तो वेनोग्राफी तो डीबीटी के लिए कराओगे ना, मगर जब वही टेस्ट आप जब हार्ट के वो लंग्स के लिए कराओगे तब उसका नाम बदल जाएगा, तब वो वीनोग्राफी नहीं रहेगा, तब वो एंजियोग्राफी हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि वहां पर वो पल्मोनरी आर्टरी होती है, नाम है ना, उसके फिनोमेना पूरा समझा चुका हूं पहले। तो ड्यू टू पल्मोनरी आर्टरी हम उसे वीनोग्राफी बोल ही नहीं सकते, हम उसे एंजियोग्राफी बोलना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि वो आर्टरी में हो रहा है, तो फिर उसे एंजियोग्राफी बोलना ही पड़ेगा ना। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार अभी देखो, अभी ऊपर हम वीनोग्राफी पढ़ रहे हैं वेनस की, अब नीचे देखो सीटी पल्मोनरी, लेकिन आगे ये भी तो देखो पल्मोनरी लिखा है, पल्मोनरी का मतलब पल्मोनरी आर्टरी की, ये लिखा है पल्मोनरी आर्टरी की कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से तो इस पी में आप एंजियोग्राफी और वीनोग्राफी दोनों लिख के आओगे, मगर वीनोग्राफी लिख के आओगे फॉर डीबीटी और एंजियोग्राफी लिख के आओगे फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्लियर। बाकी परफ्यूजन लंग्स की स्कैनिंग करोगे यानी सीटी स्कैन करोगे, पल्मोनरी एंजियोग्राफी मतलब पल्मोनरी आर्टरी है उसकी एंजियोग्राफी करके चेक करते हो। एंजियोग्राफी में क्या करते हैं, हम एक डाई डाल देते हैं, पल्मोनरी आर्टरी में डाई डाल देंगे और वो डाई क्या करेगी, ब्लड के साथ जाती जाएगी और उसको हम एक्सरे करके क्या करेंगे, उस ब्लड का वो लेते रहेंगे कैसे ट्रेवल कर रहा है। मगर अगर कहीं पर क्लॉट होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर उसका एरिया कम हो जाएगा, तो हम एक्सरे में वो हम उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, तो स्क्रीन में हमें नजर आता जाएगा कि अच्छा पर्टिकुलर इस जगह पर ब्लड का फ्लो कम हो गया। कम होने का मतलब क्यों कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई क्लॉट है, यही सेम हम पढ़ चुके हैं पहले भी बहुत बार। तो ये सब देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट क्या करोगे वही मैनेजमेंट है, लंग्स है तो सारी लंग्स की प्रॉब्लम हमें ठीक करनी पड़ेगी। सपोर्टिव मैनेजमेंट में क्या, अगर किसी को हो गया तो पहले बेड रेस्ट ही कराने पड़ेगी क्योंकि लंग्स की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि साइनोसिस हो रही थी, एनाल्जेसिक पेन किलर्स देने पड़ेंगे, और सबसे बड़ी चीज नॉन एड्रेनलिन और इंट्रावीनस सलाइन लगानी पड़ती है। क्यों नॉन एड्रेनलिन क्यों लगानी पड़ती है, इस वजह से क्योंकि आपका पल्मोनरी जो आपने बताया था ना, पल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रही थी, वो आप बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर दी थी, तो इसलिए हमें नॉन एड्रेनलिन चढ़ानी पड़ती है। क्यों, क्योंकि वेनस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, जो प्रेशर बढ़ रहा है ना एम्बोलिज्म की वजह से जो वहां पर, उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए नॉन एड्रेनलिन चढ़ाएंगे। फिर बाकी वही सब एंटीकोगुलेंट थेरेपी दोगे जो पूरा डीबीटी में पढ़ के आए, हेपेरिन चढ़ाते हैं, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन चढ़ाए, सब क्या करेंगे, उस क्लॉट को डिग्रेड करेंगे, खत्म करेंगे वहीं पर, है ना, तोड़ नहीं देंगे, डिग्रेड करेंगे उस क्लॉट को वहीं पर, नहीं तो वो आगे टूट गया तो आगे चल के जब उसको डिग्रेड करेंगे, डिग्रेड वर्ड यूज करा करो, हेपेरिन है ना, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन सब नाम जानते हो, लो अभी सेकंड ईयर में पढ़ के आए हो, नहीं है याद इनके नाम कैसे काम करती है सब, तो ब्लड क्लॉट करके मैंने आपने वो उसमें पूरा जाना, तो मैंने फार्मा की प्लेलिस्ट में ये भी पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इनॉक्सीपेरिन, डॉल्टीपेरिन, टेनाजीपेरिन, फोंडापेरिनक्स, ओरल वारफरिन, ये सब एंटीकोगुलेंट्स है, काम कैसे करती हैं आपको वहां देखने को मिल जाएंगी। जो हमने चैप्टर पढ़ाया है ना एंटीकोगुलेंट करके, उसमें वो पूरा मैंने आपको अच्छे से समझाया है। एंटीकोगुलेंट हमें एटलीस्ट 6 मंथ तक क्या करनी पड़ जाती है, खानी पड़ जाती है, ठीक है। और हमें क्या करना पड़ेगा, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, यानी जो थ्रोम्बस है ना उसकी क्या करनी पड़ेगी, उसे तोड़ सकते हैं ना, तो वो किससे करोगे, वो सर्जरी से करनी पड़ जाती है। जिन लोगों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है मेजर एम्बोलिज्म, तो फिर हम उसको तोड़ देते हैं ना। और भी जैसे बहुत सारे थ्रोम्बोलाइसिस की हम पढ़ चुके, जो हमने डीबीटी में पढ़ा था, वो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ना, टाइनिकोलाइपेज और टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर, ये क्या कर देते हैं, इनको वहां पर इंजेक्ट कर देते हैं और ये उसको तोड़ देते हैं, ठीक है ना, डिग्रेड कर देते हैं। प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर ये क्या करते थे, उस क्लॉट को डिग्रेड कर देते हैं, उस क्लॉट पर जाके इसे इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या, फिर सर्जिकल थेरेपी में क्या कर सकते हो, सर्जिकल थेरेपी में मेन तो हमें यही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले वो जो एम्बोलिज्म आ रहा है, तो अगर वो कहीं पर अड़ा हुआ है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्लॉट करके उसके बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मेन हम वो कर सकते हैं।
और क्या कर सकते हैं, और जितने भी जो एंटीकोगुलेंट ड्रग की मैंने पूरी मैकेनिज्म बताई है वो आपको एंटीकोगुलेंट ड्रग के नाम से ही चैप्टर है फार्मा में, तो उसको आज पढ़ना जरूर, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा क्योंकि वो आपके पूरे कार्डियो के लिए इंपॉर्टेंट है। एंटीकोगुलेंट ड्रग के नाम से है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे कार्डियो के लिए। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार जाके जरूर देखना, फार्मा की प्लेलिस्ट में एंटीकोगुलेंट ड्रग के नाम से ही चैप्टर है, 2 पार्ट में। सर्जिकल में क्या करेंगे, जो एम्बोलिज्म बन गया था उसे कट कर देंगे। वीनस इंटरप्शन का मतलब होता है कि जो वेन्स है ना उसको इंटरप्ट इसलिए इंटरप्ट कर देते हो, पहले उससे पहले ये समझो, फिर वो अपने आप समझ आएगा। ये मैंने आपको डीवीटी में भी बताया था, मैंने क्या बताया था कि जो अगर सपोज करो किसी को डीवीटी बन गई है, तो हम अगर वो डीवीटी कहीं जो वो थ्रोम्बस टूट के पल्मोनरी आपके क्या ना चला जाए, आपके हार्ट में ना चला जाए, यानी लंग्स में, मतलब वो पीई ना बन जाए, तो उसे रोक कैसे सकते हो, क्योंकि सारा ब्लड किसके थ्रू जा रहा था, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू जा रहा था, राइट एट्रियम में, राइट इंफीरियर वेना का। तो यहाँ पर एक तरीके से मतलब फिल्टर लगा देते हैं, वो फिल्टर क्या कर लेता है, उस क्लॉट को यहीं पर रोक लेता है और उसको आगे नहीं जाने देता। जबकि क्या है, वो क्लॉट का साइज छोटा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं करेगा, मगर यहाँ चला गया और यहाँ पे जब जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है उसका साइज छोटा हुआ तो वो फंस जाएगा, तो हम एक फिल्टर लगा के उसे यही रोक लेते हैं। ये डीवीटी में भी हमने बताया था। उसी तरह वेनस इंटरप्शन भी उसी को बोलते हैं कि जो वेन्स है ना उसको और कोई दूसरे मेथड से इंटरप्ट कर दो कि वो क्लॉट जो आपका क्लॉट जो थ्रोम्बस है वो एम्बोलिज्म में ना बन पाए, वो पल्मोनरी आर्टरी में जाके ना फंसे, तो उसे रास्ते में ही रोक लेते हैं। ठीक है, बाकी प्रोफिलैक्सिस तो आपको सेम, प्रोफिलैक्सिस का क्या मतलब है कि हम प्रोफिलैक्सिस का मतलब होता है कि हम कैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म से बचाएं। तो बेसिक लाइन है, बहुत बेसिक लाइन है, प्रिवेंट डीवीटी, पी विल बी ऑटोमेटिकली प्रिवेंटेड। अगर आप ले, क्योंकि पी होती कैसे है, डीवीटी की वजह से, अगर आपने डीवीटी रोक ली तो पी तो ऑटोमेटिक रुक जाएगी। तो जो प्रोफिलैक्सिस हम डीवीटी के में लिखेंगे वही पी के में लिख दो कि उसे ऑलरेडी वार्फरिन दो, है ना, एंटीकोगुलेंट्स वगैरह चढ़ाओ, बाकी जितने भी जो हम वहां पढ़ के आए हैं वो वहां से हमें उसे कवर अप करके लिखना है, क्या ना, कि जो स्टॉकिंग्स आती हैं, डीबीटी स्टॉकिंग्स आती हैं, हम उनको दिखा चुके हैं डीबीटी में, उस चैप्टर में आपको समझा चुके हैं। स्टॉकिंग्स बनानी है ना, लो मॉलिक्यूलर वेट पेयरिंग खिलानी है, बहुत इंटरमीडिएट नोमेटिक कंप्रेशन आते हैं, है ना, इसलिए जो स्ट्रोक है जिनको एंकल टो मूवमेंट वगैरह, मतलब सर्कुलेशन को बना के रखना है। और भी बहुत सारे हमने बोला था कि लिम्ब को एलिवेट करके, मतलब मेन गोल हमारा है कि डीबीटी मत बनने दो, अगर डीबीटी नहीं बनी तो पी ऑटोमेटिक नहीं बनेगी। ठीक है, तो प्रोफिलैक्सिस तो उसमें लिख के आना है, अगर पी बन गई तो फिर उसका ट्रीटमेंट हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। ये था हमारा दैट्स ऑल कंप्लीट अबाउट फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है।